Good morning once again. Okay, let's start. चलो, कल हमने क्या क्या किया था एक बार वो डिस्कस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं. ओके, सो कल हमने डिस्कस किया था, रिवीजन लिया था, मैंने वापस से पहले से पढ़ाया था. ओके, जिसमें मैंने एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स बताए थे, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या होता है ये बताया. उसके बाद एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स बताए थे. एप्लीकेशन कंपोनेंट्स के बाद में मैंने क्या बताया था, एप्लीकेशन कंपोनेंट्स के बाद एप्लीकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद एप्लीकेशन डोमेन. ओके, एप्लीकेशन के दो टाइप के डोमेन्स होते हैं वो एक्सप्लेन किया था. उसके बाद अलग अलग टाइप ऑफ एप्लीकेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस, कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं वो. ओके, सो चलो थोड़ा सा आपको पूछती हूँ, कौन बताएगा मुझे कौन कौन से एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स है, कल कौन कौन से कंपोनेंट्स हमने सीखे. यस, पलाश, अवनीश, चेतन, राम. मैंने नोट्स दिया था, आपने पढ़ा? आपको मैंने ड्राइव का लिंक दिया है, वापस से देती हूँ अगर नहीं होगा तो. उसके ऊपर डेली मैं नोट्स अपलोड करा करूंगी, ताकि जब तक आपको रिकॉर्डिंग का एक्सेस नहीं मिलता आप इससे प्रिपेयर कर सको. यस, कौन कौन से एप्लीकेशन कंपोनेंट्स है? यूजर इंटरफेस, उसके बाद रोल स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी, business rules and validations, database and data. After database and data, we have interfaces, logs, reports, and backend processes. Okay? So ये पूरे 8 कंपोनेंट्स है एप्लीकेशन के. जब भी कोई एप्लीकेशन डेवलप होता है, ये 8 कंपोनेंट से मिलकर एप्लीकेशन बनता है. उसके बाद हमने एप्लीकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स देखी. एप्लीकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है एप्लीकेशन की? परफॉर्मेंस क्रिटिकलिटी, उसके बाद एंड यूजर कैटेगरीज, यूआई क्रिटिकलिटी, सेंसिटिव डेटा हैंडलिंग. उसके बाद और कौन कौन सी हैं? एंड यूजर कैटेगरीज नहीं, ग्लोबल यूसेज. ओके, परफॉर्मेंस क्रिटिकलिटी, ग्लोबल यूसेज. उसके बाद सेंसिटिव डेटा हैंडलिंग. उसके बाद सेंसिटिव डेटा हैंडलिंग, यूआई क्रिटिकलिटी, एंड what else? Compliance. Okay, so these are all the characteristics of the application. उसके बाद और क्या बताया था मैंने आपको? एप्लीकेशन का डोमेन क्या होता है? व्हाट इज द डोमेन ऑफ द एप्लीकेशन? द डोमेन ऑफ द एप्लीकेशन इज नथिंग बट whenever an application is developed, it is developed for a particular business area, business field, which is known as domain of the application. ओके, जब भी कोई एप्लीकेशन डेवलप होता है वो पर्टिकुलर बिजनेस एरिया के लिए डेवलप होता है, बिजनेस फील्ड के लिए डेवलप होता है, जिसको उसका हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन. जैसे कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जो ट्रैवलिंग बुकिंग करने के लिए यूज होते हैं, सो उसका डोमेन क्या हो गया? ट्रैवल डोमेन. कुछ एप्लीकेशंस क्या होते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए यूज होते हैं, जैसे गेम है. ओके, सो कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए यूज होते हैं, उनका डोमेन क्या होता है? एंटरटेनमेंट. कुछ एप्लीकेशंस यूज होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, जैसे ईमेल एप्लीकेशंस, व्हाट्सएप, ये किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए. तो इनका डोमेन क्या होता है? कम्युनिकेशन. कुछ एप्लीकेशंस ई कॉमर्स डोमेन से रिलेटेड होते हैं, जहां पे हम लोग शॉपिंग करते हैं, उनका डोमेन क्या हो गया? ई कॉमर्स. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड. हाँ, ये उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? अ टाइप ऑफ एप्लीकेशंस. हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस यूज करते हैं, जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशंस, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस. ठीक है, तो चलो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट, सी व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? वी हैव एप्लीकेशन सर्विस मॉडल. अभी एप्लीकेशन, जब आप कंपनी काम करते हैं, कंपनी में काम करते टाइम पे अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं या जिनको हम लोग डेवलप करते हैं. जब हम लोग आईटी इंडस्ट्री में काम करेंगे, हमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ता है. तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स में हम लोग किस में काम कर रहे होते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स. सो प्रोजेक्ट्स, प्रोडक्ट क्या होता है एग्जैक्टली?
कभी कभी एनहांसमेंट प्रोजेक्ट होता है, कभी कभी कस्टमाइजेशन प्रोजेक्ट होता है, कभी री इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट होता है। तो इसका मतलब क्या? कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनके खुद के प्रोडक्ट्स है, तो प्रोडक्ट्स पे हम लोग डेवलपमेंट कर रहे होते हैं या टेस्टिंग कर रहे होते हैं। सो प्रोडक्ट्स का मतलब क्या? व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट? सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का मतलब होता है, आपको कहाँ पे लिखूं तो ज्यादा बेटर होगा? यहाँ पे लिखूं, नोटपैड में लिखूं ना, चलेगा? Yes, ma'am. हम्म। ना व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट? पहला पहला जो एप्लीकेशन सर्विस मॉडल है वो है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। सो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का मतलब क्या? ओके, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का मतलब क्या? मतलब देखो, बहुत सी कंपनीज ऐसी होती है जिनके खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं। प्रोडक्ट्स का मतलब क्या? प्रोडक्ट्स का मतलब जब कोई एप्लीकेशन सबके लिए बनाया जाता है, किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए नहीं, जब कोई एप्लीकेशन सबके लिए बनता है, जनरल पब्लिक, जनरल मार्केट के लिए, ताकि कोई भी उसको खरीद सके, कोई भी उसको यूज कर सके, तो उसको वो क्या बोला जाता है? सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। क्या बताया मैंने? सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट का मतलब जब एप्लीकेशन सबके लिए बनाए जाते हैं, ओके, किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए नहीं, किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए नहीं, ताकि कोई भी उसको खरीद सके, कोई भी उसको यूज कर सके, तो उसको क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं करता, माइक्रोसॉफ्ट के खुद के प्रोडक्ट्स है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओके, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है माइक्रोसॉफ्ट के। When application is developed for general public, general market, so that anyone can use it ओके। क्या बताया मैंने आपको? सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का मतलब क्या? जब कोई एप्लीकेशन सबके लिए बनाया जाता है, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए या क्लाइंट के लिए नहीं, तो उसको क्या बोला जाता है? सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। जैसे गूगल के प्रोडक्ट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं, ओके, एचपी के प्रोडक्ट्स हैं, इवन सिलेनियम जो टूल हम लोग सीखने वाले हैं वो भी एक प्रोडक्ट है। ये सबके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई भी उसको यूज सकता है, कोई भी उसको खरीद सकता है। कुछ प्रोडक्ट ओपन सोर्स होते हैं, कुछ प्रोडक्ट कॉस्टली होते हैं। Some products are open source.
कुछ प्रोडक्ट्स फ्री होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स लाइसेंस होते हैं, जैसे सेलेनियम इज फ्री, ओके। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लाइसेंस्ड है, राइट। सेलेनियम थॉटवर्क्स का प्रोडक्ट है, ओके, फ्री ओपन सोर्स प्रोडक्ट है, फ्री प्रोडक्ट है। लेकिन बाकी टूल्स जो हम लोग यूज करते हैं, ट्राइसेंटिस का, टोस्का, ये लाइसेंस प्रोडक्ट है। जीरा लाइसेंस प्रोडक्ट है, okay. So what is a software product? When application is developed for general public, general market, so that anybody can own it, anybody can use it, it is known as a software product, okay. Some of the product may be free, some of the products are licensed. What is software next क्या है? What is a software project? Software project का मतलब क्या? When applications are developed for a particular client, so that क्या होता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्या होता है? जब हम लोग किसी एक क्लाइंट के लिए एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं ताकि उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी नीड सेटिस्फाई हो सके, उसे बोला जाता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हेन वी आर डेवलपिंग एप्लीकेशन फॉर अ कॉलेज, अ यूनिवर्सिटी, अ बैंक, applications developed for a particular university or college, it is a software project, ठीक है। जब किसी पर्टिकुलर कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन डेवलप होता है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट। वो सबके लिए नहीं है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सिर्फ किसके लिए बनाया गया? उस कॉलेज के लिए बनाया गया, तो उसको क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। जब एप्लीकेशन किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए डेवलप होता है ताकि उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो, तो उसे क्या बोला जाता है? प्रोजेक्ट। जैसे किसी बैंक के लिए डेवलप करते हैं एप्लीकेशन, या किसी कॉलेज के लिए, किसी हॉस्पिटल के लिए, तो उसे बोला जाता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट सिर्फ एक कस्टमर के लिए डेवलप होता है, प्रोडक्ट सबके लिए होते हैं। एनहांसमेंट्स, एनहांसमेंट्स का मतलब क्या? adding new functionality, adding new functionalities to existing applications. जब हम लोग नए फंक्शनैलिटीज ऐड करते हैं एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनहांसमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल क्या होगा? जैसे पहले व्हाट्सएप में पे फीचर नहीं था, पे फीचर ऐड हुआ व्हाट्सएप में, तो वो क्या हुआ? एनहांसमेंट। जब नए नए फीचर्स हम लोग एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में ऐड करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? एनहांसमेंट। कस्टमाइजेशन ऑफ कोड्स, कस्टमाइजेशन ऑफ कोड्स का मतलब क्या?
कस्टमाइजेशन ऑफ कॉर्ड्स का मतलब ये होता है हम लोग एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन जो होती है उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके लेते हैं। क्या बताया मैंने कस्टमाइजेशन ऑफ कॉर्ड्स का मतलब? एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर लेना, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके लेना। कस्टमाइजेशन ऑफ कॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? कॉर्ड्स का मतलब यहाँ पे है कमर्शियल ऑफ द शेल्फ। कॉर्ड्स का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज कॉर्ड्स? कॉर्ड्स मतलब कमर्शियल ऑफ द शेल्फ। कमर्शियल ऑफ द शेल्फ। सो इसका मतलब क्या? एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर लेना, उसको अपने हिसाब से चेंज करके लेना। एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर लेके उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना, उसको बोला जाता है कस्टमाइजेशन ऑफ कॉर्ड्स। जैसे एग्जाम्पल, देखो क्या बताया मैंने? बहुत से सॉफ्टवेयर क्या है? ओपन सोर्स है, फ्री है, उनका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल है। ओके, लिनक्स क्या है? फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका सोर्स कोड अवेलेबल है पब्लिकली। तो बहुत से कंपनीज ने क्या किया है? लिनक्स को क्या किया है? मॉडिफाई किया अपने हिसाब से, और अभी उनके कंपनी के नाम से वो बेच रहे हैं लिनक्स को। जैसे रेड हैट लिनक्स, सुसे लिनक्स, फेडोरा लिनक्स, उबंटू लिनक्स। क्या बताया मैंने? कस्टमाइजेशन ऑफ कॉर्ड्स का मतलब क्या? जैसे मुझे मेरे कंपनी के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉय मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर चाहिए। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, बहुत से एम्प्लॉय मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री है। तो मैंने सोचा पूरा मैं पैसा डाल के उसको डेवलप क्यों करूं जबकि फ्री है बहुत सारे सॉफ्टवेयर। सो मैंने सोचा कि ये जो फ्री है ऑरेंज एचआरएम, अब उसको यूज करना चाहिए। लेकिन ऑरेंज एचआरएम मेरे कंपनी के हिसाब से नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? किसी आईटी कंपनी के पास जाऊंगी, उनको बोलूंगी कि ओपन सोर्स एप्लीकेशन है ऑरेंज एचआरएम, उसको मेरे हिसाब से, मेरे कंपनी के हिसाब से क्या करो? मॉडिफाई करके दो। तो जो भी मैं चेंजेस करूंगी, मॉडिफिकेशंस करूंगी, सिर्फ उसके लिए मुझे पैसा देना पड़ेगा। मैं वापस से पूरा नया एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर रही हूँ ना। मैं क्या कर रही हूँ? ये ओपन सोर्स है एप्लीकेशन, उसको अपने हिसाब से क्या करना है? चेंज करके लेना है। तो जो भी चेंजेस किए जाएंगे उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। इसको बोला जाता है कस्टमाइजेशन। इसका नॉन टेक्निकल एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे आप कपड़ा खरीदते हो, ओके, हम लोग उस कपड़े को अपने हिसाब से डिजाइन करवा के लेते हैं, एम्ब्रॉयडरी करवा के लेते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा? कस्टमाइजेशन। ओके, मैंने कपड़ा खरीदा पर्दों के लिए, फिर उसको मेरे खिड़कियों के हिसाब से कट करवा के लिया, अब उसके ऊपर डिजाइन करवा के ली। सो ये क्या है? कस्टमाइजेशन। व्हाट इज री इंजीनियरिंग? री का मतलब क्या होता है? री मीन्स अगेन। इंजीनियरिंग मीन्स डेवलपमेंट। सो री इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है?
री इंजीनियरिंग का मतलब होता है अगेन डेवलपमेंट, अगेन डेवलपिंग, अगेन डेवलपमेंट। सो री इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं, वी रीडेवलप द एप्लीकेशन with new technology or database. क्या करते हैं हम लोग री इंजीनियरिंग के अंदर, री इंजीनियरिंग में हम लोग वापस से एप्लीकेशन डेवलप करते हैं विथ न्यू टेक्नोलॉजी और डेटाबेस। देखो कुछ साल के बाद क्या होता है, एप्लीकेशन पुराने हो जाते हैं, अब उस एप्लीकेशन में कुछ नया ऐड करना पॉसिबल नहीं है। जिस टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन डेवलप हुआ था, ओके, वो क्या हो चुकी है, आउटडेट हो चुकी है। एप्लीकेशन काफी पुराना है, इसमें कुछ नए फीचर करना, ऐड करना, नए फंक्शनलिटी को ऐड करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन जिस टेक्नोलॉजी में बना था वो आउटडेट हो चुकी है। तो अगर आप मुझे नया उस एप्लीकेशन के अंदर नई चीजें चाहिए, नए फीचर्स चाहिए, तो मुझे वापस एप्लीकेशन को डेवलप करना पड़ेगा नए टेक्नोलॉजी में। तो मैं एप्लीकेशन को वापस से डेवलप करूंगी किसमें, नए टेक्नोलॉजी में, नए डेटाबेस के साथ, ताकि सारे लेटेस्ट फीचर ऐड हो सके। तो इसका मतलब जैसे कोई बिल्डिंग पुरानी हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, री इंजीनियरिंग। एप्लीकेशन को भी वापस से डेवलप किया जाता है नए टेक्नोलॉजी में, अगर एप्लीकेशन काफी पुराना हो गया है तो, क्योंकि पुराने एप्लीकेशंस में कुछ भी नई चीजें ऐड नहीं कर सकते। सो वापस से एप्लीकेशन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में डेवलप किया जाता है ताकि सारे लेटेस्ट फीचर ऐड हो सके। एक बार पढ़ लो, देखो मैंने क्या क्या बताया। अरे वो तो साथ नहीं। यस, कोई भी डिफिकल्टी हो तो पूछो, कोई भी डाउट्स हो तो पूछो। स्टूडेंट्स, अवनीश, राम, पलाश, No चेतन, required. ओके। बाकी सबको पूछा करो, जो माइंड में आए पूछा करो। नहीं मैम, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। चेतन, राम, No doubt, ma'am. वेरी वाह, वेरी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारे अच्छे से आपको आने चाहिए, क्योंकि जब आप काम करोगे आपको अलग अलग इस पे काम करना पड़ेगा। हो सकता है आपको प्रोडक्ट्स की कंपनी में काम मिल जाए तो आप प्रोडक्ट्स पे काम करोगे। आईटी कंपनीज में क्या होती है, प्रोजेक्ट्स पे काम होता है। उनके कस्टमर, आईटी कंपनीज के जो कस्टमर्स है, क्लाइंट्स है, वो और फिर डेवलप करते हैं। कभी कभी एप्लीकेशन पहले से डेवलप्ड है, उसमें सिर्फ नए फीचर ऐड करना है, नए फंक्शनलिटी ऐड करना है। कभी कभी कस्टमाइजेशन करना होता है सिर्फ, कभी वापस से पूरा एप्लीकेशन डेवलप करना होता है। सो ये अलग अलग क्या है, अलग अलग इस पे हमें काम करना पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन कैटेगरीज। एप्लीकेशन कैटेगरीज का मतलब क्या,
application categories मतलब there are two categories of application. One is system software and second is application software. कंप्यूटर के लिए, ताकि कंप्यूटर स्टार्ट हो सके, रन हो सके, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग डायरेक्टली यूज करता है चलने के लिए. ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत जरूरी है. कंपाइलर्स, डिवाइस ड्राइवर्स, ये भी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है. सो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम लोग नहीं यूज करते डायरेक्टली, ये जो कंप्यूटर के लिए बनाए जाते हैं ताकि कंप्यूटर रन हो सके, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज करते हैं. इंस्टाग्राम वगैरह ये हम लोग यूज करते हैं. मैम आपका आवाज ब्रेक हो रहा है थोड़ा. ओके, आवाज जाता है अचानक से. ज्यादा है कि मतलब क्या करना है? आवाज आता नहीं मैम अचानक से कभी कभी. अच्छा, ओके, देखती हूँ मैं. नेटवर्क तो फुल दिख रहा है. ठीक है, मैं चेक करती हूँ. अगर वापस से प्रॉब्लम आया तो चेक करती हूँ. अभी ठीक आ रहा है? यस यस. हम्म. ओके, सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ. ओके, यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ. अभी हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड चैप्टर. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. ये देखो, सेकेंड चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. पहले चैप्टर में हमने ये देखा क्या होता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के कौन से कंपोनेंट्स है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है. ओके, एप्लीकेशन सर्विस मॉडल क्या है, किस टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं, एप्लीकेशन की कैटेगरीज कौन कौन सी है, वगैरह वगैरह. सेकेंड चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि एप्लीकेशन किस तरह से डेवलप होते हैं. इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या कवर अप करने वाले हैं? इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये देखेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि एसडीएलसी क्या होता है. एसडीएलसी मॉडल्स कौन कौन से हैं. एसडीएलसी का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स कौन कौन से लोग प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी टीम काम करती है, सो प्रोजेक्ट टीम. उसके बाद चैलेंजेस इन एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं. इन चैलेंजेस की वजह से किस तरह के डिफेक्ट्स आ सकते हैं, किस तरह के इश्यूज एप्लीकेशन में आ सकते हैं, और इन इश्यूज को कैसे फाइंड करना चाहिए. इस चैप्टर में हम लोग ये भी देखेंगे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का डेफिनेशन क्या है. ओके, सेकेंड है, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. सी एप्लीकेशन कैसे डेवलप होते हैं. किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को अगर डेवलप करना है तो उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है.
अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए क्या किया जाता है, एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए क्या करते हैं, एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर अलग अलग फेजेस होती है। ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ओके के अंदर बहुत सारे अलग अलग फेजेस होते हैं। जैसे पहला फेज क्या है, अगर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करना है तो पहला फेज क्या है उसके अंदर, पहला फेज है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, सेकेंड फेज है डिजाइन, थर्ड फेज है कोडिंग डेवलपमेंट, फोर्थ फेज है टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद नेक्स्ट है डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट के बाद नेक्स्ट कौन सा है, मेंटेनेंस। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे अलग अलग 6 अलग अलग फेजेस है। पहला फेज कौन सा है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। अभी रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में क्या होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज के अंदर क्या क्या होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में सबसे पहले क्या किया जाता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में सबसे पहले कस्टमर से रिक्वायरमेंट कलेक्ट की जाती है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में क्या किया जाता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में सबसे पहले क्या किया जाता है, कस्टमर से रिक्वायरमेंट कलेक्ट की जाती है, कलेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट्स। अभी हमें एप्लीकेशन डेवलप करना है, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है। कोई भी एप्लीकेशन अगर डेवलप करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन किसके लिए बनाया जा रहा है, उसको कौन यूज करने वाला है। ओके, उनकी नीड क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। सो सबसे पहले फर्स्ट फेज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर, पहला फेज तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स। ओके, सो अगर हम लोग प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं तो कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करेंगे, अगर हम लोग प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो मार्केट एनालिसिस किया जाता है, कस्टमर सर्विस किए जाते हैं, मार्केट एनालिसिस किया जाता है, और फिर उससे फिर देखा जाता है कि अभी मार्केट में कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है। सो मार्केट से रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट की जाती है, मार्केट स्टडी किया जाता है। सो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट की जाएगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा फिजिबिलिटी स्टडी। नेक्स्ट क्या है, फिजिबिलिटी स्टडी। अब इस फिजिबिलिटी स्टडी में क्या किया जाता है, व्हाट इज डन इन द फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट की है, क्या सच में हम लोग इन रिक्वायरमेंट्स को डेवलप कर सकते हैं, कैन वी डेवलप दिस रिक्वायरमेंट्स। कैन वी डेवलप दिस रिक्वायरमेंट्स, क्या ये रिक्वायरमेंट हमसे डेवलप हो सकती है, डू वी हैव do we have sufficient resources, can we develop it on time। क्या होता है फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब, फिजिबिलिटी स्टडी में ये चेक किया जाता है कि क्या हमसे ये रिक्वायरमेंट डेवलप हो सकती है, क्या हमारे पास सफिशिएंट डेवलपर्स और टेस्टर्स है, क्या हम लोग टाइम पे इस एप्लीकेशन को डेवलप कर पाएंगे, व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस।
व्हाट आर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का मतलब, अगर अभी हम लोग एप्लीकेशन को डेवलप करें तो फायदा क्या क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। ओके, सो अगर ये रिक्वायरमेंट जो कलेक्ट की है, क्या इन रिक्वायरमेंट्स को हमें डेवलप करना चाहिए, क्या हमारे पास डेवलपर्स है उतने, क्या हमारे पास टेस्टर्स है जो ये काम कर सकते हैं टाइम पे, क्या हमें आगे जाना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स को डेवलप करना चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट को डेवलप करेंगे तो क्या फायदे हैं, और अगर नुकसान क्या है, तो ये सब कुछ पहले देखा जाता है। इसको बोला जाता है फिजिबिलिटी स्टडी। अगर फिजिबिलिटी स्टडी में ये आ गया कि हमें एप्लीकेशन डेवलप करना चाहिए, तो हम लोग एप्लीकेशन को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। ओके, फिजिबिलिटी स्टडी में अगर हमने पता किया, हमने एनालिसिस किया, स्टडी किया, और हम लोग इस डिसीजन पे हमने ये डिसीजन लिया कि हम लोग एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या फेज है, नेक्स्ट क्या किया जाता है उसके बाद, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब क्या, कि अभी इन रिक्वायरमेंट्स को हमें डेवलप करना है, तो रिक्वायरमेंट को क्या किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, रिक्वायरमेंट का एनालिसिस होगा, हर रिक्वायरमेंट को डिटेल में स्टडी किया जाएगा। उसके बाद हर रिक्वायरमेंट को डिटेल में लिख के रखा जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसआरएस क्रिएशन। ओके, रिक्वायरमेंट को स्टडी करने के बाद रिक्वायरमेंट को लिख के रखा जाएगा। सो हर रिक्वायरमेंट को डिटेल में स्टडी किया जाएगा, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स को क्या किया जाता है, लिख के रखा जाता है। जिस डॉक्यूमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट को लिखा जाता है, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है, एसआरएस। एसआरएस का मतलब ये एसआरएस बोला जाता है उसको। एसआरएस का मतलब क्या, एसआरएस, एसआरएस का मतलब क्या, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, या उसको आप रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हो। सो एसआरएस के अंदर क्या लिखा जाता है, रिक्वायरमेंट्स लिखी जाती है। रिक्वायरमेंट्स लिखने के बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, एसआरएस के अंदर जो रिक्वायरमेंट लिखी गई है उनको भी चेक किया जाता है। पहले रिक्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, फिर रिक्वायरमेंट्स को लिख के रखा जाता है, एसआरएस बनता है। रिक्वायरमेंट्स को लिख मतलब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनेगा। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनने के बाद रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, वैलिडेशन का मतलब जो भी रिक्वायरमेंट लिखी गई है डॉक्यूमेंट के अंदर, क्या वो सारी रिक्वायरमेंट करेक्ट है, क्या उसमें कुछ गलतियां है। ओके, तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी है, उस सारे रिक्वायरमेंट्स को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। देखा जाता है कि जो रिक्वायरमेंट लिखी गई है डॉक्यूमेंट में, क्या उसमें कोई सेंस है कि कुछ गलत रिक्वायरमेंट्स आ गई है। ओके, सारी रिक्वायरमेंट्स करेक्ट है, प्रॉपर है, तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को एक बार चेक किया जाता है। अगर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर सब कुछ सही है, करेक्ट है, तो उसको क्या कहते हैं, बेसलाइन। बेसलाइन मतलब अप्रूव, कि हाँ ये अप्रूव कर रहे हैं हम लोग, ये रिक्वायरमेंट्स करेक्ट है, इसके लिए एप्लीकेशन डेवलप होगा। ओके, सो क्या क्या होता है रिक्वायरमेंट फेज में, रिक्वायरमेंट फेज में क्या क्या होता है,
रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस फेज में क्या क्या होता है? सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट किया जाता है। रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, मैं वापस से बता रही हूँ क्या क्या होता है। रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करने के बाद में क्या होता है उसके अंदर? फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब, कैन वी डेवलप द एप्लीकेशन? क्या हम लोग ये एप्लीकेशन टाइम पे डेवलप कर सकते हैं? व्हाट आर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस? ठीक है, उसके बाद क्या होता है? अगर हमने डिसाइड किया कि हम लोग आगे जा सकते हैं, ओके, उसके बाद क्या होगा? जो भी रिक्वायरमेंट्स लिखी गई है, कलेक्ट की गई है, हर रिक्वायरमेंट को डिटेल में स्टडी किया जाएगा। और रिक्वायरमेंट को स्टडी करने के बाद फिर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं? बेसलाइन। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस फेज? इस फेज का आउटपुट क्या है? अप्रूव्ड रिक्वायरमेंट्स, अप्रूव्ड और यू कैन से बेसलाइन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को दूसरा क्या नाम है? SRS, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। समझा है? हर किसी को ये फेज समझा है? तो पहले फेज में रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट किए जाते हैं, रिक्वायरमेंट को स्टडी किया जाता है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। सेकेंड फेज क्या है? सेकेंड फेज में क्या होगा? सेकेंड फेज इज डिजाइन फेज। डिजाइन फेज में क्या क्या होगा? डिजाइन फेज में क्या क्या होगा? डिजाइन फेज में हम लोग एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे, डिजाइन करेंगे, सॉरी। डिजाइन फेज में हम लोग एप्लीकेशन को क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे। डिजाइन करना मतलब एप्लीकेशन कौन से टेक्नोलॉजी में डेवलप हो, कौन से टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे, एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर कैसा रहना चाहिए, कौन सा डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए यूज करना है, तो ये डिसीजन लिया जाता है। ओके, एप्लीकेशन को डिजाइन करना मतलब एप्लीकेशन कैसे डेवलप करना है, उसका प्लानिंग, एप्लीकेशन के लिए टेक्नोलॉजी कौन सी सिलेक्ट करनी है, आर्किटेक्चर कैसे सिलेक्ट करना है, डेटाबेस क्या सिलेक्ट करना है, डेटाबेस का डिजाइन कैसा होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से टेबल बनने चाहिए, उसके बाद स्क्रीन डिजाइन कैसा होना चाहिए एप्लीकेशन का, ये सब कुछ किसमें आएगा? डिजाइन फेज। इस डिजाइन फेज का आउटपुट क्या है? डिजाइन। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस फेज? इस डिजाइन फेज का आउटपुट क्या है? सॉफ्टवेयर डिजाइन। सॉफ्टवेयर डिजाइन। यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन को डिजाइन किया जाएगा रिक्वायरमेंट्स के बाद। उसके बाद डिजाइन होने के बाद नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा। नेक्स्ट फेज में क्या करते हैं? कोडिंग। कोडिंग में क्या क्या होगा? डेवलपर सबसे पहले अपना एप्लीकेशन के प्रोग्राम्स को डेवलप करेगा। डेवलप होने के बाद एप्लीकेशन के प्रोग्राम्स को डेवलप करने के बाद क्या होगा? उसके ऊपर यूनिट टेस्टिंग होगा। यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग होने के बाद क्या होगा? डीबगिंग। ओके, सबसे पहले डेवलपर प्रोग्राम्स को डेवलप करेगा। डेवलप करने के बाद उस प्रोग्राम का क्या होगा? यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग होने के बाद क्या होगा? डीबगिंग।
डिबगिंग में क्या होगा? यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या? सबसे पहले डेवलपर प्रोग्राम को डेवलप करेगा, डेवलप करने के बाद उसके ऊपर क्या होगा? यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? यूनिट टेस्टिंग का मतलब होता है डेवलपर पहले प्रोग्राम डेवलप करेगा, फिर वो प्रोग्राम को चेक करेगा। जब वो प्रोग्राम को रन करके देखेगा उसको क्या बोलते हैं? यूनिट टेस्टिंग। सो डेवलपर सबसे पहले प्रोग्राम को डेवलप करता है, प्रोग्राम डेवलप हो जाने के बाद में उस प्रोग्राम को चेक करके देखता है, ट्राई करके देखता है कि प्रोग्राम बराबर रन हो रहा है क्या, कि उसमें कुछ इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या होता है? अगर समझो प्रोग्राम को आपने चेक करके देखा, प्रोग्राम को चेक करके देखा और पता चला उसमें प्रॉब्लम है, तो प्रोग्राम को क्या किया जाता है? डीबग। प्रोग्राम को क्या किया जाएगा? डीबग। डीबग करना मतलब प्रोग्राम के जो अंदर जो एरर्स है उसको करेक्ट करना। उसके बाद प्रोग्राम को क्या किया जाता है? इंटरलिंकिंग। इंटरलिंकिंग ऑफ मॉड्यूल्स। इंटरलिंकिंग ऑफ मॉड्यूल का मतलब क्या? एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम के साथ कंबाइन करना। इंटरलिंकिंग ऑफ मॉड्यूल मीन्स व्हाट? कंबाइनिंग प्रोग्राम्स। क्या करना? प्रोग्राम को कंबाइन करना। तो डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या होता है? सबसे पहले प्रोग्राम्स को डेवलप करता है डेवलपर, फिर उस प्रोग्राम को ट्राई करके देखता है, चेक करता है कि वो प्रोग्राम बराबर रन हो रहा है कि नहीं, उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद अगर प्रॉब्लम है तो उसको डिबग करता है। डिबग करने के बाद एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम के साथ क्या करता है? कनेक्ट करता है, कंबाइन करता है। क्योंकि पूरा एप्लीकेशन डेवलप करके देना है कि प्रोग्राम्स डेवलप करके देना है? पूरा एप्लीकेशन बनाना है, तो एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम के साथ क्या करता है? कंबाइन किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरलिंकिंग ऑफ मॉड्यूल्स, ये वाला। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस फेज? इस फेज का आउटपुट क्या है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कोडिंग हो जाने के बाद क्या मिलता है? टेस्टिंग करने के लिए हमें एप्लीकेशन मिलता है। और दूसरा यूनिट लेवल टेस्टिंग रिपोर्ट, जो यूनिट टेस्टिंग क्या था उसका रिपोर्ट। एक बार देख लो, ये समझा है क्या? क्या होता है कोडिंग फेज के अंदर? डेवलपर डेवलप करेगा प्रोग्राम्स को, उसके बाद डेवलप करने के बाद क्या होगा? प्रोग्राम को ही चेक करके देखा जाएगा। प्रोग्राम को चेक करके देखने के बाद उन प्रोग्राम्स को डिबग किया जाएगा अगर कुछ एरर्स है तो। उसके बाद प्रोग्राम को, एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम के साथ क्या किया जाएगा? कंबाइन, इंटरलिंक। ताकि पूरा हम लोगों को पूरा एप्लीकेशन बनाना है, तो एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम के साथ क्या किया जाएगा? कनेक्ट किया जाएगा, कंबाइन किया जाएगा। सो आउटपुट क्या है इस फेज का? एप्लीकेशन। कोडिंग के फेज के बाद में क्या मिलेगा? एप्लीकेशन। एक बार देख लो, आपको समझा है क्या है फेज? यहाँ पे भी लिख के रखती हूँ। सेकेंड फेज, डिजाइन।
नेक्स्ट कौन सा है? कोडिंग। क्या होता है कोडिंग फेज में? डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्स। समझ में आ रहा है ये? कोई डाउट्स हैं? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एक्चुअली कुछ चीजें पूछनी थी मुझे इसमें। बोलो ना। एक्चुअली इसमें एक टर्म होता है बीआरएस का। सो हाँ, बीआरएस किस टर्म पे आता है? बीआरएस स्टार्टिंग में आता है, रिक्वायरमेंट फेज बीआरएस में। का लेकिन वो क्या रिक्वायरमेंट है होती बताइए, है। क्या हर हर कुछ कुछ लोगों के यहाँ पे, मतलब कुछ कुछ कंपनी में इतने डॉक्यूमेंट नहीं बनते। कुछ कुछ नहीं कंपनी में ज्यादा डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जैसे बीआरएस, एसआरएस, एफआरएस। हाँ, एक्चुअली बनता नहीं है, बट जो जो बिजनेस रिक्वायरमेंट आती है वो स्टेक होल्डर्स की तरफ से, तो वो बीआरएस फॉर्म में ही आती है, आई थिंक सो। ओके। और सेकंड थिंग, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स तो किसी भी टाइप की हो सकती है, कि वो बोल सकता है कि यूजर स्टोरी होती है लाइक दैट, स्क्रम में आने लगी थी, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो बराबर है, जाती है। बराबर। बट बिजनेस रिक्वायरमेंट एक स्पेसिफिक होता है जिसमें बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है, और उसमें टर्मिनोलॉजी और उसमें मेंशन होती है चीजें कि किस बेस पे हमें क्या काम करना है। सेकंड थिंग, इसमें जैसे जो आपने इंटरलिंकिंग की बात की है, तो इसमें क्या टेस्टिंग नहीं होती इंटरलिंकिंग के दौरान कोई? होती है ना, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है ना। वो वही वही चीज मैं पूछ रहा था, वही चीजें मिस हो गई थोड़ी सी, मुझे कुछ ऐसा लगा। नहीं, यहाँ पे डाला नहीं है, बट है, मतलब जब एक्सप्लेन होंगे ना इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तब बताया जाएगा। और इसे जैसे आप साइकिल बता रहे हो, तो इसके बाद क्या नेक्स्ट टॉपिक में क्या मतलब हम लोग डिस्कस करेंगे कि मॉडल कौन कौन से होते हैं? हाँ हाँ। ठीक है मैम, थैंक यू। और किसी को? राम, चेतन, पलश। चेतन, राम, पलश, कोई डाउट्स है? हेलो हेलो। नहीं मैम, अभी तक तो नहीं। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग फेज में क्या होगा? टेस्टिंग फेज में जैसे ही हम लोग एप्लीकेशन कस्टम, टेस्टिंग फेज में क्या होगा? डेवलपमेंट हो जाने के बाद व्हाट इज आउटपुट? देखो, हर फेज का कुछ ना कुछ आउटपुट है। ओके, हर फेज का कुछ ना कुछ आउटपुट है। डिजाइन फेज के बाद में क्या मिलता है हमें? व्हाट इज आउटपुट ऑफ डिजाइन फेज? डिजाइन डॉक्यूमेंट्स। अलग अलग जो डिजाइन बनेंगे वो डिजाइन डॉक्यूमेंट्स, मॉड्यूल डिजाइन, स्क्रीन डिजाइन। कोडिंग फेज का आउटपुट क्या रहेगा? कोड, एप्लीकेशन। मतलब कोड नहीं मिलेगा टेस्टिंग के लिए, हमें एप्लीकेशन मिलेगा। डेवलप होगा एप्लीकेशन, और यहाँ पे एप्लीकेशन मिलेगा टेस्टिंग के लिए। और यूनिट टेस्टिंग का रिपोर्ट। इसके बाद नेक्स्ट है टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग फेज में क्या होगा? जो भी एप्लीकेशन हमें मिला है टेस्टिंग के लिए, ये एप्लीकेशन जो थर्ड फेज में बन रहा है, डेवलप हो रहा है, ये एप्लीकेशन किसको दिया जाएगा? टेस्टिंग टीम वालों को। ये एप्लीकेशन जो बन रहा है यहाँ पे थर्ड फेज में, ये किसको दिया जाएगा? टेस्टिंग टीम को। टेस्टिंग टीम इस एप्लीकेशन पे क्या करेगी? टेस्टिंग करेगी।
application will be tested against requirements. Application will be tested against the requirements. उसके बाद defects will be reported. Defects are reported. In testing phase, application is tested. Application is tested against requirements. Defects are reported. उसके बाद एप्लीकेशन अगर टेस्ट हो जाता है, जो भी डिफेक्ट्स है वो रिपोर्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद टेस्टिंग फेज के बाद कौन सा फेज स्टार्ट होता है? डिप्लॉयमेंट. डिप्लॉयमेंट फेज में क्या होगा? एप्लीकेशन इज रिलीज्ड. एप्लीकेशन किसको दिया जाता है? कस्टमर को. जब एप्लीकेशन कस्टमर को देंगे तो कस्टमर को उसके साथ क्या दिया जाता है? यूजर मैनुअल. ओके. उसके बाद डिप्लॉयमेंट फेज में हमें कस्टमर को डेमो देना पड़ता है, एप्लीकेशन कैसे यूज होगा. सबसे एप्लीकेशन कस्टमर को हैंडओवर किया जाएगा, कस्टमर को यूजर मैनुअल दिया जाएगा और उसको एप्लीकेशन का डेमो दिया जाएगा ताकि उसको एप्लीकेशन समझ सके, वो एप्लीकेशन समझ सके, यूज कर पाए. See, in deployment there is a user training. यूजर ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, तो जिस शोरूम से वॉशिंग मशीन खरीदा है वहां से टेक्निकल लोग आते हैं, वो हमारे घर पे वॉशिंग मशीन इंस्टॉल करते हैं. इंस्टॉल करने के बाद उसके बाद हमें वॉशिंग मशीन चला के दिखाते हैं कि देखो कैसे यूज करना है, इसका मतलब क्या, नॉर्मल वॉश क्या होता है, ये वॉश कौन सा करना है, डर्टी कपड़े हो तो कौन सा वॉश करना है. तो ये पूरा हमें ट्रेनिंग देते हैं. तो वैसे ही है, जब एप्लीकेशन हम लोग कस्टमर को दे रहे हैं तो कस्टमर को क्या दिया जाता है? ट्रेनिंग, डेमो, ताकि कस्टमर को एप्लीकेशन कैसे यूज करना है वो समझ में आए. उसको यूजर मैनुअल भी दिया जाता है ताकि अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो एप्लीकेशन में, उनको कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो वो यूजर मैनुअल से पढ़ सके. हर चीज के साथ, वॉशिंग मशीन के साथ, हर चीज के साथ हमें क्या मिलता है? यूजर गाइड, मैनुअल. सो अगर फ्यूचर में हमें पता करना है ये वॉश किसके लिए यूज होता है, ओके, तो हम लोग मैनुअल से पढ़ सकते हैं. इसका आउटपुट क्या है इस फेज का? रिलीज नोट्स एंड यूजर मैनुअल. व्हाट इज द डिलीवरेबल ऑफ दिस फेज? रिलीज नोट, यूजर मैनुअल. रिलीज नोट क्या है? जब जब हम लोग एप्लीकेशन रिलीज करते हैं तो उसके साथ हमें क्या दिया जाता है? हम लोग कस्टमर को क्या देते हैं? उसके साथ एक रिलीज नोट देते हैं. रिलीज नोट में क्या होता है? ये जो रिलीज हम लोग दे रहे हैं, इस रिलीज में क्या क्या नया ऐड किया है, इस रिलीज के अंदर कौन कौन सी नई फीचर्स ऐड हुए हैं. उसके बाद यूजर मैनुअल, यूजर गाइड. यूजर गाइड किसके लिए होता है? अगर उसको फ्यूचर में कुछ लगे हेल्प तो वो उस मैनुअल से ले सके, यूजर मैनुअल से. लास्ट है मेंटेनेंस फेज. हमने कस्टमर को एप्लीकेशन रिलीज कर दिया तो उसके आगे क्या स्टार्ट होगा? मेंटेनेंस फेज. मेंटेनेंस फेज में क्या क्या होगा? मेंटेनेंस फेज में क्या क्या होगा? मेंटेनेंस फेज में सबसे पहले क्या होता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस.
व्हाट इज देयर? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या क्या होता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जैसे आप बाइक का सर्विसिंग करवाते हो, हर 3-4 महीने के बाद, अगर समझो नया बाइक खरीदा है, नए बाइक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग रेगुलर 4 महीने के बाद, 5-6 महीने के बाद उसकी सर्विसिंग करवाते हैं। क्यों सर्विसिंग करवाते हैं? क्यों सर्विसिंग करवाते हैं? बाइक तो अभी अच्छा चल रहा है, नया है बाइक, अच्छा ही चलेगा, लेकिन हम लोग 4-6 महीने के बाद उसकी सर्विसिंग करवाते हैं। क्यों सर्विसिंग करवाते हैं? क्योंकि अभी तो अच्छा चल रहा है, लेकिन आगे भी अच्छा चलना चाहिए, आगे भी फ्यूचर में भी उसमें प्रॉब्लम ना आए। सो वी डू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज डन to avoid future problems, to avoid it is done to avoid future problems. Okay, so preventive maintenance is done to avoid future problems. अभी कार बाइक अच्छी है, लेकिन उसमें आगे भी प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। सेकेंड कौन सा है? करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब क्या? करेक्टिव मेंटेनेंस इज डन टू करेक्ट द प्रॉब्लम्स और बग्स। करेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब क्या है? अभी बाइक में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो आप उसको रिपेयर करने के लिए किसके पास लेके जाते हो? मैकेनिक के पास। सो मैकेनिक क्या करता है? जो प्रॉब्लम आपने बताया था उसको फिक्स करता है, रिपेयर करता है। सो उसको क्या बोला जाता है? करेक्टिव मेंटेनेंस। वैसे ही कस्टमर को अगर कुछ भी प्रॉब्लम मिलता है एप्लीकेशन में, कस्टमर रिपोर्ट करेगा, डेवलपर को क्या करना पड़ेगा? उसको फिक्स करके देना पड़ेगा। सो करेक्टिव मेंटेनेंस। नेक्स्ट है एडप्टिव मेंटेनेंस। एडप्टिव मेंटेनेंस का मतलब क्या? हमने जो एप्लीकेशन दिया था वो विंडोज 8 के लिए, विंडोज 7 के लिए दिया था। ओके, सो हमने जो एप्लीकेशन दिया था वो विंडोज 7 पे चलने के लिए डेवलप हुआ था, वो विंडोज 7 पे अच्छे से चल रहा है, लेकिन अभी कस्टमर चाहता है कि ये एप्लीकेशन विंडोज के लेटेस्ट वर्जन पे भी काम करे, तो अपने आप तो नहीं करेगा। अगर कस्टमर चाहता है कि ये विंडोज के नए लेटेस्ट वर्जन पे काम करे, तो एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि ये लेटेस्ट वर्जन पे भी काम कर सके। सो उसके लिए उसको बोला जाता है एडप्टिव मेंटेनेंस। एप्लीकेशन में चेंजेस किए जाएंगे ताकि वो लेटेस्ट वर्जन पे काम कर सके, जिसको बोला जाएगा एडप्टिव मेंटेनेंस। परफेक्टिव मेंटेनेंस। परफेक्टिव का मतलब क्या? कस्टमर की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। ओके, कस्टमर की रिक्वायरमेंट बार बार चेंज होती है, कुछ टाइम के बाद चेंज होगी। सो कस्टमर की चेंजिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से एप्लीकेशन में चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर कस्टमर को कुछ नए फीचर्स चाहिए तो वो ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो वी हैव टू ऐड दीज फीचर्स, एडिशन ऑफ फीचर्स। ओके, सो परफेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब क्या? कस्टमर की चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एप्लीकेशन में नए फीचर्स ऐड होंगे, इसको परफेक्टिव मेंटेनेंस बोलते हैं। सो इस फेज का आउटपुट क्या है? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस फेज? चेंज रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट। चेंज रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट कौन भेजता है? क्लाइंट भेजता है। कस्टमर को जो भी चेंजेस चाहिए एप्लीकेशन में, उसके लिए वो कौन सा डॉक्यूमेंट भेजता है? चेंज रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट। और नेक्स्ट है कोड चेंजेस। कोड चेंजेस का मतलब क्या? कोड चेंजेस मतलब जो भी चेंज रिक्वेस्ट आया है, चेंज रिक्वेस्ट का मतलब क्या है? नया रिक्वायरमेंट। कस्टमर को अभी जो चेंजेस चाहिए एप्लीकेशन में, उसके लिए वो क्या करेगा? चेंज रिक्वेस्ट भेजेगा। चेंज रिक्वेस्ट के हिसाब से एप्लीकेशन को चेंज किया जाएगा। सो उसके लिए एप्लीकेशन जो चेंजेस करने उसके लिए एप्लीकेशन का कोड चेंज होगा। जो चेंजेस करने उसके लिए एप्लीकेशन का क्या किया जाएगा? कोड चेंज किया जाएगा।
एक बार अच्छे से देख लो मैंने क्या क्या बताया इसमें, कहाँ तक थे। एक मिनट को एक एक पॉइंट देखो। हम्म। यस, एनी डाउट टेस्टिंग में, ये टेस्टिंग फेज में, डिप्लॉयमेंट में? Yes. Is there any doubts here in testing and deployment? No. Okay. मेंटेनेंस में देखो।
इज देयर एनी डाउट हियर? कोई डाउट्स है यहाँ पे? मेंटेनेंस फेज में कोई डाउट है? गाइस मैं आपके लिए वेट कर रही हूँ। डाउट है यहाँ पे? नो मैम। ओके, सो हमने कौन कौन से फेज डिस्कस किए? डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट के बाद क्या है? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के अंदर 4 टाइप के मेंटेनेंस होते हैं। There are 4 types of maintenance. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो, SDLC models introduction. So here I am going to introduce you with waterfall model. देखो SDLC अलग अलग तरीके से अलग अलग मॉडल्स में इंप्लीमेंट किया गया है। ओके, सो SDLC का पहला मॉडल है वाटरफॉल मॉडल। SDLC का पहला मॉडल जो हम लोग देख रहे हैं वो कौन सा है? वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल में क्या हुआ है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को, मॉडल्स क्या है? मॉडल्स मतलब अलग अलग अप्रोचेस है। एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए अलग अलग अप्रोचेस है, अलग अलग तरीके हैं। ओके, सो वाटरफॉल हमने देखा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए 6 फेजेस है। रिक्वायरमेंट फेज, डिजाइन फेज, कोडिंग फेज, टेस्टिंग फेज, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। सो ये जो 6 फेजेस है इनको अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है अलग अलग मॉडल में। तो पहला बेसिक मॉडल जो है वो है वाटरफॉल मॉडल। सो वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है? पूरे जो SDLC के फेजेस है वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे इंप्लीमेंट किए गए हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल। देखो आप देख सकते हो अलग अलग फेजेस को सीधा रखा गया है। रिक्वायरमेंट फेज, डिजाइन फेज, कोडिंग फेज, टेस्टिंग फेज, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, सारे फेजेस को स्टेप बाय स्टेप रखा गया है। सो पहले फेज में क्या होता है हमें ऑलरेडी पता है। रिक्वायरमेंट्स में रिक्वायरमेंट एनालिसिस बहुत डिटेल में होता है। डिटेल यहाँ पे वाटरफॉल मॉडल के अंदर बहुत डिटेल में रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है। वाटरफॉल मॉडल में डिटेल में रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा। उसके बाद रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनेगा। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनने के बाद डिजाइन फेज स्टार्ट होगा। डिजाइन फेज में डिजाइन किया जाएगा एप्लीकेशन को। उसके बाद में कोडिंग होगा। कोडिंग में एप्लीकेशन को डेवलप किया जाएगा। एप्लीकेशन डेवलप करने के बाद में नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा टेस्टिंग, जिसमें एप्लीकेशन पे टेस्टिंग किया जाएगा। डिफेक्ट जो भी होंगे वो रिपोर्ट किए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा?
एप्लीकेशन को रिलीज किया जाएगा कस्टमर को, और उसके बाद क्या स्टार्ट होगा, मेंटेनेंस। सो ये एसडीएलसी के फेजेस है, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप ऐसे दिए हुए हैं। वाटरफॉल मॉडल इज अ वेरी सिंपल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल क्या है? इट इज वेरी सिंपल मॉडल। It is simple to understand and implement. It is simple to understand and implement. वाटरफॉल मॉडल क्या है? सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक के बाद एक ऐसे सीधे फेजेस दी हुई है। पहले रिक्वायरमेंट, फिर डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। तो ये बहुत सिंपल सा मॉडल है जिसमें एसडीएलसी के सारे फेजेस वन बाय वन आफ्टर अनदर रखे हुए हैं। वन आफ्टर अनदर क्या करते हैं हम लोग, फॉलो करते हैं। वाटरफॉल मॉडल इज बेटर waterfall model is better for small applications. Where requirements are clear. क्या लिखा हुआ है मैंने? वाटरफॉल मॉडल बहुत सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सीधा एक के बाद एक सारी फेजेस दी हुई है। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप एक फेज को इम्प्लीमेंट किया गया है। वाटरफॉल मॉडल छोटे एप्लीकेशंस अगर डेवलप करने हैं आपको, स्मॉल एप्लीकेशंस डेवलप करने हैं, तो उसके लिए वाटरफॉल मॉडल बेस्ट है। अगर आपको स्मॉल एप्लीकेशंस डेवलप करने हैं जहां पे रिक्वायरमेंट्स क्लियर है, तो ऐसे एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए वाटरफॉल मॉडल सबसे सुटेबल है, सबसे बेस्ट है। लेकिन वाटरफॉल मॉडल के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है या लिमिटेशंस भी है। जैसे मैंने बताया कि वाटरफॉल मॉडल स्मॉल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए अच्छा है, लेकिन ऐसे अगर एप्लीकेशंस हमें डेवलप करना है जो काफी कॉम्प्लेक्स है, बड़े एप्लीकेशंस है, तो उसके लिए वाटरफॉल मॉडल सुटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वाटरफॉल मॉडल सबसे पहले तो टाइम कंज्यूमिंग है। जब तक कि वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है, पूरा एप्लीकेशन की एक साथ रिक्वायरमेंट्स ली जाती है, पूरे एप्लीकेशन के लिए एक साथ रिक्वायरमेंट ली जाती है, फिर पूरे एप्लीकेशन को एक साथ डिजाइन करते हैं, फिर पूरे एप्लीकेशन को कोड करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, फिर डिप्लॉय करते हैं, मेंटेन करते हैं। सो यहाँ पे पूरे एप्लीकेशन के लिए एक साथ रिक्वायरमेंट दी जाती है। कस्टमर को एप्लीकेशन कब मिलता है? लास्ट में, मतलब 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद, उसका जब पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा एप्लीकेशन का, तब वो एप्लीकेशन मिलेगा कस्टमर को। वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है, कुछ लिमिटेशंस है। जैसे अगर टेस्टिंग फेज में मुझे पता चला कि कोई रिक्वायरमेंट गलत है, तो उसके लिए वापस से पीछे रिक्वायरमेंट फेज में नहीं जा सकते। इट इज डिफिकल्ट टू गो बैक इन वाटरफॉल। वाटरफॉल मॉडल में पीछे जाना पॉसिबल नहीं है। अगर टेस्टिंग फेज में पता चला कि कोई रिक्वायरमेंट गलत है, तो रिक्वायरमेंट फेज में जाके उसमें चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है। वाटरफॉल मॉडल में पीछे जाना डिफिकल्ट है। इसके लिए क्या किया जाता है, जब तक एक फेज कंप्लीट नहीं होती तब तक उस फेज पे काम करते हैं। जब पूरा फेज कंप्लीट हो जाता है तभी नेक्स्ट फेज स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट फेज कंप्लीट होगी तभी नेक्स्ट फेज में जाएंगे। तब तक, जब तक वो पूरा खत्म नहीं होता, तब तक नेक्स्ट फेज में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि आगे आने के बाद एक वापस से पीछे जाना डिफिकल्ट है वाटरफॉल में।
सो वाटरफॉल मॉडल के बारे में मैंने क्या बताया, एडवांटेजेस क्या है, वाटरफॉल मॉडल सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए। वाटरफॉल मॉडल स्मॉल एप्लीकेशन के लिए अच्छा है जहां पे रिक्वायरमेंट क्लियर है। लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन क्या है कि वाटरफॉल मॉडल में अगर बाद में आपको पता चलता है कि कोई पहले फेज में कुछ प्रॉब्लम थे तो वापस से पीछे जाना डिफिकल्ट है। इट इज डिफिकल्ट टू गो बैक इन वाटरफॉल मॉडल। सो छोटे एप्लीकेशंस डेवलप करने हैं तो वाटरफॉल मॉडल अच्छा है, अदरवाइज इट्स हैविंग लाइक जनरली वी डोंट यूज वाटरफॉल मॉडल, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। सो बहुत बेसिक, बहुत पुराना मॉडल है ये। ओके तो पहले वाटरफॉल मॉडल यूज होता था, बट आजकल के जमाने में वाटरफॉल मॉडल यूज नहीं करता कोई। क्यों? क्योंकि एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, कस्टमर को रिक्वायरमेंट 6 महीने पहले दिए थे, 1 साल पहले रिक्वायरमेंट दिए थे, 1 साल के बाद एप्लीकेशन मिलेगा। आजकल कस्टमर इतना वेट नहीं करता। और वाटरफॉल मॉडल में हमने देखा उसकी लिमिटेशंस क्या है, पीछे जाना डिफिकल्ट है। सो क्या किया जाता है, हम लोग इटरेटिव मॉडल यूज करते हैं एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। अजाइल भी क्या है, इटरेटिव मॉडल है। सो इटरेटिव मॉडल में डेवलप करते हैं मतलब क्या करते हैं हम लोग एप्लीकेशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, उसमें से जैसे स्टार्टिंग में हमने एडिशन सब्सट्रैक्शन कैलकुलेटर डेवलप करना है फॉर एग्जांपल आपको, तो कैलकुलेटर डेवलप करने के लिए सबसे पहले क्या लिया, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन को डिजाइन किया, उसके लिए कोड लिखा, उसको टेस्ट किया, अभी एडिशन और सब्सट्रैक्शन रेडी है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को डेवलप करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स लेंगे, उसको डिजाइन करेंगे, डिजाइन करने के बाद उसको कोड करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन रेडी है, उसको पहले वाली एडिशन और सब्सट्रैक्शन के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। उसके बाद वापस से नए रिक्वायरमेंट्स लेंगे, स्क्वायर रूट परसेंटेज, उसको डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, टेस्ट करेंगे, और उसको भी पहले वाले फंक्शनलिटी के साथ क्या किया जाएगा, इंटीग्रेट। उसके बाद वापस से कुछ रिक्वायरमेंट्स लेंगे, उनको डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, टेस्ट करेंगे, सब कुछ हो जाने के बाद उसको क्या किया जाएगा, पहले वाले रिक्वायरमेंट के साथ कनेक्ट किया जाएगा, पहले वाले फंक्शनलिटी के साथ कनेक्ट किया जाएगा। तो ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक पूरा एप्लीकेशन रेडी नहीं हो जाता। हर एक कुछ फंक्शनलिटीज के लिए रिक्वायरमेंट्स ली जाती है, उसको डिजाइन करो, डेवलप करो, टेस्ट करो, उसको इंटीग्रेट करो पहले वाले फंक्शनलिटी के साथ, फिर वापस से कुछ रिक्वायरमेंट्स और डेवलप करो, टेस्ट करो, रिक्वायरमेंट्स डेवलप करो, डेवलप करने के बाद टेस्ट करो, टेस्ट करने के बाद पहले वाले फंक्शनलिटी के साथ इंटीग्रेट करो। सो डेवलप करते जाओ, इंटीग्रेट करते जाओ, डेवलप करते जाओ, इंटीग्रेट करते जाओ। ऐसा कब तक चलता रहेगा, जब तक पूरा एप्लीकेशन रेडी नहीं हो जाता। आ रहा है समझ में? ये देखो, ये आपको होमवर्क है, रीड मोर अबाउट एसडीएलसी मॉडल्स। मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया, एक इंट्रोडक्शन दिया, आपको मॉडल्स के बारे में और भी पढ़ना है। रीड मोर अबाउट वॉट डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट एसडीएलसी मॉडल्स। समझा है? मॉडल्स की आइडिया आई आपको? Yes, ma'am. पलश, चेतन, राम, अविनाश, अवनीश। Yes, ma'am.
सबको समझा है? आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टीम ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट टीम ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या? क्या एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, एप्लीकेशन को डेवलप करने में कोई एक ही होता है क्या? एप्लीकेशन को डेवलप करते टाइम पे कौन कौन से टीम, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं? एप्लीकेशन डेवलप करना किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। बहुत से अलग अलग टीम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करने में मदद करती है। सो कौन कौन से लोग हैं जो एप्लीकेशन को डेवलप करने में हेल्प करते हैं? सबसे पहले होता है बिजनेस एनालिस्ट। सो बिजनेस एनालिस्ट क्या करेगा यहाँ पे? बिजनेस एनालिस्ट क्या करेगा? बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या होता है? रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करना। रिक्वायरमेंट कलेक्ट करना, उसके बाद रिक्वायरमेंट स्टडी करना, एसआरएस बनाना। बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या होगा? कस्टमर से रिक्वायरमेंट कलेक्ट करना, रिक्वायरमेंट कलेक्ट करने के बाद रिक्वायरमेंट को स्टडी करना, एसआरएस बनाना। Business analyst acts as an interface, as a bridge between customer and project team. Acts as a bridge between customer and project team. Business analyst acts as a bridge between project team and customers. सो बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या होता है? रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करना, रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करने के बाद रिक्वायरमेंट को डिटेल में स्टडी करना, रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट बनाना। उसके बाद ही एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन कस्टमर एंड प्रोजेक्ट टीम। अगर प्रोजेक्ट टीम को कोई रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आती है, तो अगर कंफ्यूजिंग लगती है, तो उसके लिए कस्टमर से वापस से कौन इंटरेक्ट करता है? बिजनेस एनालिस्ट। वो रिक्वायरमेंट्स कस्टमर से क्लेरिफाई करके लेता है और फिर वो ओके कस्टमर से रिक्वायरमेंट कलेक्ट करता है, वापस से रिक्वायरमेंट पूछेगा, क्लैरिफाई करेगा। अगर कोई रिक्वायरमेंट किसी प्रोजेक्ट टीम को नहीं, प्रोजेक्ट टीम मेंबर को समझ में नहीं आ रही है या रिक्वायरमेंट कंफ्यूजिंग लग रही है, तो उसके लिए बिजनेस एनालिस्ट क्या करेगा? वापस से कस्टमर से बात करेगा, रिक्वायरमेंट को क्लियर करके लेगा कस्टमर से। उसके बाद है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर का मतलब क्या? प्रोजेक्ट मैनेजर मतलब प्रोजेक्ट का प्लानिंग करना, जो भी एप्लीकेशन डेवलप करना है उसके लिए प्रोजेक्ट प्लान बनाना, रिसोर्सेस मैनेज करना। ये काम किसका रहता है? प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट के लिए बजट डिसाइड करना, प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग करना, सबको संभालना, ये किसका काम रहता है? मैनेजर का। उसके बाद टेक्निकल आर्किटेक्ट। टेक्निकल आर्किटेक्ट का काम क्या रहता है? जो टीम्स है उनको गाइड करना। टेक्निकल आर्किटेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, टेक्निकल आर्किटेक्ट जो होता है, टेक्निकल आर्किटेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर guiding
टेक्निकल आर्किटेक्ट क्या करता है? टेक्निकल आर्किटेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गाइडिंग द टेक्निकल टीम, सबको गाइड करना, डेवलपर्स और डिजाइन टीम को गाइड करना। डेवलपर को, डिजाइन टीम को गाइड करने का काम किसका रहता है? टेक्निकल आर्किटेक्ट। जब भी डिजाइन बनता है, जब भी कोड बनता है, तो उसको चेक करने का काम किसका रहता है? टेक्निकल आर्किटेक्ट। उसके बाद है यूआई डिजाइनर। यूआई डिजाइनर का काम क्या रहता है? यूआई डिजाइनर का काम क्रिएशन ऑफ स्क्रीन डिजाइन। स्क्रीन डिजाइन बनाने का काम किसका रहता है? यूआई डिजाइनर। उसके बाद डेवलपमेंट टीम। डेवलपमेंट टीम का काम क्या रहेगा? डेवलपर का काम क्या है? कोड लिखना, कोड डेवलप करना, कोड को डिबग करना, कोड को मेंटेन करना। टेस्टिंग टीम का काम क्या होता है? एप्लीकेशन को टेस्ट करना, अगर एप्लीकेशन में कोई डिफेक्ट्स है तो उसको रिपोर्ट करना। ये किसका काम रहता है? टेस्टिंग टीम। प्रोजेक्ट टीम। प्रोजेक्ट टीम में कौन कौन आता है? पहला है बिजनेस एनालिस्ट। उसके बाद दूसरा है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर के बाद कौन है? उसके बाद है डेवलपर, यूआई डिजाइनर। टेक्निकल आर्किटेक्ट था आई थिंक। एक मिनट, थर्ड नंबर पे टेक्निकल आर्किटेक्ट। व्हाट इज द रोल ऑफ बिजनेस एनालिस्ट? बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है? कलेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करना, रिक्वायरमेंट स्टडी करना। क्रिएट करना रिक्वायरमेंट्स को, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर का काम क्या है? गाइडिंग डिजाइन एंड डेवलपमेंट टीम। ये आपके लिए लिख रही हूँ मैं जानबूझ के, आपको जब तक नहीं मिलता है तो। ये देखो, यूआई डिजाइनर। यूआई डिजाइनर का काम क्या होता है? क्रिएशन ऑफ स्क्रीन डिजाइन।
डेवलपर का डेवलपमेंट ऑफ कोड, टेस्ट द एप्लीकेशन। हो गया, ये आपको शेयर कर रही हूँ मैं। आपको चाहिए है ना, ये करूँ ना मैं ऐसा, मतलब नोटपैड आपको शेयर करती जाऊँ ना गाइस? हेलो, यस मैम। आपका क्या, आप बोलते जाओ, मतलब आपको चाहिए कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, क्योंकि लास्ट टाइम ना, लास्ट बैच ने मुझे बोला था मैडम आप लिखते हो ना नोटपैड पे, वो शेयर करा करो, तो वो मैं जानबूझ के उनको दे रही थी बिकॉज नोट्स के लिए। एक मिनट, यहाँ पे भी है। ठीक है, मैं आज वाले नोट्स आपको शेयर कर देती हूँ, ठीक है? और कुछ गाइस, कोई क्वेश्चन है जो अभी तक मैंने पढ़ा है इसमें, कोई क्वेश्चन है, आपको डाउट्स है? प्रोजेक्ट टीम ऑर्गेनाइजेशन समझा है? प्रोजेक्ट टीम ऑर्गेनाइजेशन समझा? ये प्रोजेक्ट टीम के मेंबर समझे आपको? सॉरी, Yes, मेरा राइटिंग इतना अच्छा नहीं आया है। मैं लिखती भी हूँ क्योंकि मुझे लगता है आपको अच्छा समझेगा। आपका भी फीडबैक दिया करो प्लीज, आपको कैसे समझ में आएगा मुझे नहीं पता, मैं मेरे हिसाब से ले रही हूँ बिकॉज मुझे आप बता नहीं रहे हो कैसे चाहिए। आपका फीडबैक दो गाइस, ताकि मैं और अच्छा आपको एक्सप्लेन कर सकूं, या कुछ इम्प्रूव करना है तो वो भी बताओ। अवनीश, पलश, राम, चेतन, मुझे कैसे समझेगा आपको और अच्छा कैसे और करूं? देखो, हर क्राउड अलग होता है, हर बैच अलग होती है, किसी को ये इससे ज्यादा अच्छे से समझता है, किसी को ये कुछ और करने से ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो आपको जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, क्या समझ में सच में आ रहा है? बुरा बोलोगे, अच्छा बोलोगे, जो बोलना है बोलो, बट जो भी है सच बोलो, मतलब इज इट नहीं मैम, अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है पूरा। कुछ चीजें ऐसी लग रही है कि और अच्छा करना चाहिए, ऐसा कुछ हो तो वो भी बताओ। फीडबैक आपका जो भी है वो दो, सिर्फ अच्छा बोलोगे मतलब, और क्या अच्छा करना चाहिए ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए, याद रखने में हेल्प हो। मैं आपको नोट्स इसके लिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी आपको शायद रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। आप जब एडमिशन ले लोगे आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, आपके प्लेसमेंट के क्लासेस होंगे, प्लेसमेंट के सेशंस होंगे, प्लेसमेंट की मीटिंग होगी, तो ये सारी चीजें होगी एडमिशन लेने के बाद। तो आप रिकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हो, रिवीजन करने के लिए रिकॉर्डिंग देख पाओगे, नोट्स भी मिलेंगे आपको। तो अभी ये वाले नोट्स मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए मैंने नोटपैड दे रही हूँ आपको। जानबूझ के मैंने सोचा कि आपको नोटपैड दूं ताकि एटलीस्ट जब नेक्स्ट क्लास में आना है तो एक बार देख ले कि क्या क्या हुआ था। आपका क्या फीडबैक है? चेतन, राम, अवनीश, पलश, अरे बोलो ना, मैं इतना फ्रीली बात करती हूँ, आप लोग एज अ फ्रेंड तो बात कर सकते हो ना। हाँ राम, समझ आ रहा है मैडम, समझ आ रहा है। नोटपैड भी मैम उसकी वजह से ज्यादा समझ आ रहा है। ठीक है। अवनीश, चेतन, पलश, सिर्फ राम ने बताया, बाकी लोग? मैम सब कुछ समझ में आ रहा जो है, जैसा चल रहा है वो प्रॉपर चल रहा है। समझ में आ रहा है। थैंक यू। अवनीश, मैम राइटिंग के लिए ना आप वो भी यूज कर सकते हो, तो व्हाइट बोर्ड बोल के एक टूल आती है।
ठीक है, तो उसके ऊपर यूज करूंगी, ठीक है। अवनीश, तुम बात ही नहीं कर रहे हो। अवनीश, अनम्यूट करो। नहीं है जगह पे शायद। ठीक है, सो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं गाइस। ओके, हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे 8 बजे, ठीक है। एक दिन में बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एकदम फास्ट जाएंगे ना तो थियरी है ना, तो थियरी थोड़ी स्लो जानी चाहिए। सेलेनियम फास्ट जाएगा। Okay. थियरी थोड़ा स्लो जाती हूँ क्योंकि वो बहुत कंटिन्यूशन में थियरी है ना, इसके लिए। स्वप्नाली, 8 बजे का टाइम है। हेलो स्वप्नाली, को आवाज आ रहा है? स्वप्नाली, 8 बजे का टाइम था, आप लेट ज्वाइन हुए, अभी क्लास खत्म हो गया। थैंक यू ऑल, कल मिलते हैं, बाय बाय। Bye, ma'am.